हेलो दोस्तों, एक बार फिर हम आपके बीच आ चुके हैं अपने नए वीडियो के साथ। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वह नरेशन है। नरेशन क्या होता है, इसका प्रकार क्या होते हैं और इसके इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। एक ऐसा टॉपिक है जो बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी पूछता है और साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे प्रश्न आते हैं। तो चलिए देखते हैं नरेशन क्या होता है। जब किसी व्यक्ति किसी वक्ता के द्वारा कही गई बात को दूसरे के समक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से प्रस्तुत करता है, इस प्रक्रिया को हम नरेशन कहते हैं। जैसे जो भी बात हम आप लोग को बताते हैं और वह बात आप अपने घर वालों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से बता देते हैं, इस प्रक्रिया को हम नरेशन कहते हैं। जब बात को आप हूबहू वैसे ही किसी के सामने प्रकट कर देते हैं तो इस प्रक्रिया को हम डायरेक्ट स्पीच के तहत रखते हैं। और जब इस बात को आप थोड़ा सा अपने तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नरेशन का परिभाषा क्या होता है। जब कोई व्यक्ति किसी वक्ता के द्वारा कही गई बात को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से किसी दूसरे के सामने प्रकट करता है तो इस प्रक्रिया को हम नरेशन कहते हैं। जैसे हम इस एक एग्जाम्पल के तहत आपके सामने नरेशन को डिफाइन करेंगे। मैंने कोई भी बात आपको बोला और उस बात को आप अपने पेरेंट्स के सामने रखते हैं। अब बात अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, बात प्रत्यक्ष भी हो सकता है। जैसे आपने आज कोई होमवर्क नहीं बनाया और मैंने आपको डांट दिया और आप घर पे जाके बोलते हैं कि सर ने आज मुझे बहुत डांटा। तो जैसे हमने कोई बात आपको बोला वैसे आपने ले जाकर रख दिया। इस प्रक्रिया को हमने डायरेक्ट स्पीच के तहत रखा। आप बात को थोड़ा सा घुमाकर पेरेंट्स ले बोलते हैं कि सर तो बोल रहे थे कि आज तुमको हम क्लास ले बाहर कर देंगे क्योंकि तुमने होमवर्क नहीं किया है। बात कहने का माध्यम वही है, बस बोलने का तरीका अलग हो गया। इसी तरह डायरेक्ट स्पीच में आपने उस बात को हूबहू डाल दिया और इनडायरेक्ट में थोड़ा सा परिवर्तन करके अपने तरीके से मेरी ही बात को पेरेंट्स तक पहुंचाया। इस प्रक्रिया को हम नरेशन कहते हैं। यह नरेशन दो अलग अलग भागों में बढ़ता है। उससे पहले हम एक एग्जाम्पल आपके बीच में रखेंगे।
ही सेज टू मी, उसने मुझसे कहा, आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूँ। उसने मुझसे कहा, आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूँ। यह बात जैसे सुना गया वैसे ही बोल दिया गया। ही टेल्स मी डैट ही इज बिजी। यह जो दो सेंटेंस आपके सामने है, दोनों का अर्थ बराबर है, बस बोलने का तरीका अलग है, लिखने का तरीका अलग है। ये ट्रांसफॉर्मेशन के तहत हमने अलग अलग कर दिया, बनावट अलग हो गया, बोलने का तरीका अलग हो गया, लेकिन भाव अर्थ में कोई अंतर नहीं आया। इस बात को हूबहू वैसे ही बोल दे गया और इस बात को थोड़ा सा घुमा के अपने तरीके से दूसरे के समक्ष रखा गया। आगे हम लोग जानेंगे कि नरेशन दो प्रकार के होते हैं, तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। नरेशन के दो भेद होते हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट स्पीच और सेकंड है इनडायरेक्ट स्पीच। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, डायरेक्ट स्पीच जो बात वक्ता के द्वारा बोला गया उस बात को हूबहू किसी दूसरे के समक्ष प्रस्तुत कर देना डायरेक्ट स्पीच होता है। और इनडायरेक्ट स्पीच में बात वही रहता है, बस बोलने का लिखने का तरीका बदल जाता है। अपने तरीके से उसको हम प्रकट करते हैं। दूसरे की बात को जब हम अपने तरीके से प्रकट करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं।
जब कोई व्यक्ति किसी वक्ता की बात को वैसे ही दूसरे के समक्ष प्रकट करता है, इस प्रक्रिया को डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। He says to me he is busy. उसने मुझसे कहा वह व्यस्त है। इस सेंटेंस में ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है यह डायरेक्ट स्पीच में, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। जैसे सुना गया वैसे ही किसी दूसरे के समक्ष रख दिया गया। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि इनडायरेक्ट स्पीच में जब कोई व्यक्ति किसी वक्ता की बात को बिना अर्थ बदले, इस बात पर ध्यान देना है, बिना अर्थ बदले अपने शब्दों में प्रकट करता है, तो इस प्रक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच। इससे पहले हमने एक एग्जाम्पल दिया था डायरेक्ट स्पीच में, उसी को हमने चेंज करके इनडायरेक्ट स्पीच में लाया है। थोड़ा सा बदलाव दिख रहा है, सेज टेल्स हो गया, इन्वर्टेड कमा के बदले में हम डैट लगा दिए, बाकी इधर कोई परिवर्तन नहीं देखा जा रहा है। कुछ बदलाव इसमें दिख रहा है, ये बदलाव दिखने के बावजूद अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आया है। तरीका बदल गया है लिखने का, बोलने का, लेकिन अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में जानेंगे कि नरेशन को
उसके फॉर्मेट को जानने के लिए 3 महत्वपूर्ण बातों की जानकारी हमें अत्यंत आवश्यक है। इसमें सबसे पहला नंबर पर आपका आता है रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरे नंबर पर आता है रिपोर्टिंग वर्ब और तीसरे नंबर पर आता है रिपोर्टेड स्पीच। तो बारी बारी से इस तीनों वर्ड को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हमें जानना है कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है। एक सेंटेंस के तहत इस स्पीच को हम लोग समझ पाएंगे, जान पाएंगे। डायरेक्ट स्पीच में दो हिस्सा होता है, स्टार्टिंग ही सेज टू मी और दूसरा हिस्सा आई एम बिजी। तो जो हिस्सा डायरेक्ट स्पीच का जो हिस्सा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ना हो, उस हिस्से को हम जिस नाम से पुकारते हैं उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। नेक्स्ट हमारा जो है रिपोर्टिंग वर्ब। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जाना कि रिपोर्टिंग स्पीच का मतलब होता है डायरेक्ट स्पीच का वह हिस्सा जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ना हो। जैसे राजा का लड़का राजकुमार होता है, ठीक उसी तरह रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को हम रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। सामान्य तरीके से इस बात को आप समझिए कि रिपोर्टिंग स्पीच के जो वर्ब होगा उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो ये हमारा पूरा हिस्सा जो है डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। इसमें जो आप देख रहे हैं सेज, इसी हिस्से को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसी हिस्से को हम रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। तभी हम लोगों ने दो वर्ड पे जिक्र किया। पहला हमारा रहा रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा हमारा रहा रिपोर्टिंग वर्ब। अब जो थर्ड हमारा है उसका नाम है रिपोर्टेड स्पीच। उस पर भी थोड़ा सा हम लोग ध्यान दे लें। आप देख रहे होंगे कि बार बार हम एक ही सेंटेंस को रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि एक सेंटेंस में ही तीनों वर्ड आप समझ सकते हैं, तीनों कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं, जिसमें हमारी रिपोर्टिंग स्पीच हो गया, दूसरा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, तीसरा हमारा रिपोर्टेड स्पीच हो गया। तो पहला हिस्सा का नाम पड़ा हमारा
रिपोर्टिंग स्पीच, इसके वर्ब को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और ये जो हिस्सा इधर बचा हुआ है इसका नाम है रिपोर्टेड स्पीच। आप लोग के मन में यह विचार आ रहा होगा कि ये सब वर्ड, ये सब जो कॉन्सेप्ट में रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टिंग वर्ब, इसकी क्या ज़रूरत है? तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बार बार इन शब्दों का इस्तेमाल हम देखेंगे, इन वर्ड का इस्तेमाल बार बार आपके बीच आता रहेगा। तो अब तक हम लोगों ने जाना नरेशन क्या होता है, नरेशन का प्रकार क्या होता है, नरेशन में रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। अब हम आगे आपको बताना चाहेंगे कि अपने अनुसार नरेशन को मैंने दो हिस्सों में बांट दिया है, जनरल रूल्स और स्पेशल रूल्स। तो जनरल रूल्स पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें असर्टिव सेंटेंस की जानकारी लेनी पड़ेगी, और असर्टिव सेंटेंस समझने के बाद हम इसी मेथड पे चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच की चर्चा करेंगे। क्योंकि जनरल रूल तीन भागों में बटेगा, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। सेंटेंस पांच भागों में बंटते हैं, जिसमें पहला हमारा असर्टिव सेंटेंस है। इसको हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद जनरल रूल्स पे चर्चा की जाएगी। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम। दो महत्वपूर्ण बातों को अगर हम ध्यान दे देते हैं तो डायरेक्ट स्पीच हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में बदल जाएगा।
रिपोर्टिंग वर्ब। अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा किया रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच में मुख्य रूप से 3 प्रकार के रिपोर्टिंग वर्ब बार बार देखे जाते हैं, से, सेज और सेड। जहाँ तक हम बात करें असर्टिव सेंटेंस की, तो असर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब में आपका से आ जाएगा, सेज आ जाएगा, सेड आ जाएगा। एक बात इसमें और हमें ध्यान देना है कि इसमें ऑब्जेक्ट जरूर आएगा। तो जब ऑब्जेक्ट आएगा तभी यह परिवर्तन हो पाएगा, अन्यथा हम इसका परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो परिवर्तन में आप देख रहे हैं कि हमारा जो से है ये बदल जाता है टेल में, सेज है हमारा बदल जाता है टेल्स में, और सेड है जो बदल जाता है टोल्ड में। किसकी वजह से? ऑब्जेक्ट की वजह से। अगर ऑब्जेक्ट है तो ये परिवर्तन होगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो यह परिवर्तन नहीं होगा। जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल हम रखते हैं। देखिए पहला बदलाव हम कर रहे हैं कि सेज टू है, इसके बाद ऑब्जेक्ट है, ये हमारा बदल जाएगा टेल्स में। उसके बाद मी हो जाएगा, उसके बाद आगे डैट, ही इज सेड। तो हमें ज़्यादा भी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, बस रिपोर्टिंग वर्ब को देखना है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या कह रहा है? सेज है, ऑब्जेक्ट है, जिसकी वजह से हमारे रिपोर्टिंग वर्ब हो गया टेल्स। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। दूसरा नियम कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा से रहे, सेज रहे, सेड रहे और इनके बाद ऑब्जेक्ट ना हो या ज़रूरत ना पड़े, तो हम वहाँ पे इनमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में हमारा से आया, सेज आया, सेड आया, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं आया। तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो रिपोर्टिंग वर्ब हूबहू डायरेक्ट में जो है वैसे ही इनडायरेक्ट में हम उसको उतार देंगे। अब यहाँ पे एक और बात ध्यान देना है कि इसमें ऑब्जेक्ट दिया है और हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे हमें
ऑब्जेक्ट हटाना पड़ेगा। अब इतना ही हमारा रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच का जो हिस्सा है आई एम सैड, इसको हम चेंज करते हैं। चेंज होगा ही नहीं क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ये जो आप परिवर्तन देख रहे कि आई ही में बदल गया, ये नेक्स्ट स्टेप में हम लोग पढ़ेंगे। चेंज ऑफ पर्सन में पढ़ेंगे कि क्यों हमारा आई ही में परिवर्तित हो गया। असर्टिव का जो अंतिम नियम है उस पर भी थोड़ा हम लोग ध्यान दे दें। ये तो आपने दोनों सेंटेंस में देखा कि इन्वर्टेड कॉमास को जब हम तोड़ते हैं, अलग करते हैं, तो उसके लिए हम डैट को पुट करते हैं, डैट का इस्तेमाल हम करते हैं। डैट हमारा कंजक्शन है, दोनों क्लॉज को एक साथ जोड़ता है, छोटे छोटे खंड को एक साथ जोड़ता है। तो डैट का इस्तेमाल हम असर्टिव सेंटेंस में करेंगे। अब हम लोग जो नेक्स्ट स्टेप जानने वाले हैं वह है जनरल रूल्स। यहाँ से अब हम लोग आगे नरेशन को कंटिन्यू करेंगे और यहाँ से परिवर्तन का दौर शुरू होगा। आप सोच रहे होंगे कि जनरल रूल पढ़ाने से पहले असर्टिव क्यों पढ़ना पड़ा, क्योंकि किसी भी साधन को चलाने के लिए हमारे पास रोड की आवश्यकता पड़ती है। तो असर्टिव जो सेंटेंस है वह यहाँ रोड का काम करेगा और इसी पर हमारा चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच हम लोग सीखेंगे। अगर हमारे पास कोई सेंटेंस नहीं होता तो हम स्टार्टिंग का हिस्सा समझ नहीं पाते। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नरेशन का पहला स्तंभ शुरू करते हैं जिसका नाम है जनरल रूल्स। इसमें आप देखिएगा तो पहला होता है चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा होता है चेंज ऑफ टेंस और तीसरा होता है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहाँ से नरेशन की शुरुआत हो चुकी है और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चेंज ऑफ पर्सन। सबसे पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि पर्सन क्या होता है। तो पर्सन तीन प्रकार का होता है, जिसमें जो पहला पर्सन होता है उसको हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, सेकेंड पर्सन उसके बाद होता है और उसके बाद थर्ड पर्सन होता है। जो बोलता है उसे हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, जो सुनता है उसे सेकेंड पर्सन बोलते हैं और जिसके बारे में चर्चा होती है वो हमारा थर्ड पर्सन होता है। यानी फर्स्ट पर्सन आपका स्पीकर हो गया, सेकेंड पर्सन आपका लिसनर हो गया और थर्ड पर्सन अदर्स हो गया जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अभी हम आपके सामने बोल रहे हैं
फर्स्ट पर्सन, आप लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं सेकंड पर्सन, और यहाँ नरेशन की चर्चा हो रही है, नरेशन हमारा थर्ड पर्सन है। तो चेंज ऑफ पर्सन जो आपके सामने है, ये चेंज ऑफ पर्सन तब होगा जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस का बदलाव करेंगे। इसमें 3 परिवर्तन होता है। सबसे पहला परिवर्तन होता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यदि फर्स्ट पर्सन हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार उसको हम बदल देते हैं। एक एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं। He says to me, I am happy. ये बदलाव करना तो हम पहले ही सीख चुके हैं कि सेज टू के बाद अगर हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा तो ये टेल्स में बदल जाएगा, और टू इसके साथ सम्मिलित हो जाएगा, उसके बाद मी हो जाएगा। ये भी हम जानते हैं कि इन्वर्टेड कामा टूटता है तो डैट लग जाता है। अब इसी हिस्से को हम रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं, और यहाँ पे दिख रहा है हमारा फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन दिख रहा है तो इधर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और इसका सब्जेक्ट है, यानी हमारी ये फर्स्ट पर्सन परिवर्तित हो जाएगा, और अब हम यहाँ पे आई के बदले में ही लिख देंगे। उसके बाद इज होगा, ही अपने साथ इज लेता है, और उसके बाद हमारा जो बच गया हैप्पी उसको वैसे ही लिख देंगे। केवल हमें यहाँ बदलाव परिवर्तन पर्सन का करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सीखा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कहीं भी फर्स्ट पर्सन रहता है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार हम बदलाव ला सकते हैं। अब आते हैं हम इसके सेकेंड रूल्स पे जो सेकेंड पर्सन से रिलेटेड है।
जब जब रिपोर्टेड अ स्पीच के अंदर कोई सेकंड पर्सन के शब्द हो तो इनको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। जैसे he says to me you are busy। पहले ही हम लोग जानते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब इनडायरेक्ट स्पीच में बदल के सेज रहता है तो टेल्स कर देते हैं। ऑब्जेक्ट की वजह से यहाँ पे सेज टू हमारा टेल्स में बदल गया। इन्वर्टेड कॉमा के बदले में डैट। ये हिस्सा तो आप लोग आसानी से बना सकते, उधर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, सभी बच्चों को होता है। ये हमारा सेकंड पर्सन है या इससे रिलेटेड, इसके फैमिली में कुछ भी आ सकता है, यू आ सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी यू आ सकता है, इसका एडजेक्टिव योर आ सकता है, प्रोनाउन योर्स आ सकता है, सभी बदलेगा। चूँकि सेकंड पर्सन है और हमें रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पास पहुंचना है, तो सबसे पहले ये हमारा सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पास आ चुका है। अब हमें ध्यान देना है कि ये सब्जेक्ट है तो इसका हमें सब्जेक्ट ही लिखना है, ये नहीं कि यहाँ पे मी लिख देंगे। यहाँ पे हमारा आई हो जाएगा, आई अपने साथ एम लेता है, उसके बाद हमारा बी सी। आपके मन में प्रश्न होगा कि यहाँ पे एम वाज में क्यों नहीं बदल रहा है, क्योंकि अभी हम लोग चेंज ऑफ पर्सन सीख रहे हैं और अभी चेंज ऑफ टेंस इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जानेंगे। तीसरा और अंतिम थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन हमारा पहला पोजीशन यानी सब्जेक्ट का ले लिया, सेकंड पर्सन दूसरा पोजीशन ऑब्जेक्ट ले लिया, अब कोई पोजीशन ही नहीं बचा है, तो थर्ड पर्सन को माना जाता है कि इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, नो चेंज। थर्ड पर्सन में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं देखा जाता है। जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई थर्ड पर्सन हो तो
इनमें कोई परिवर्तन नहीं देखा जाता है। जैसे यू says to him, she is a nurse। इधर का हिस्सा तो आप बना सकते हैं। यहाँ एक गलती हो गया है, इसको थोड़ा सुधार लीजिए। यू टेल हिम डैट, यहाँ पे ध्यान देना है कि ये हमारा थर्ड पर्सन है, इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे हैं उसी तरह उतार देंगे। इसके साथ हम लोगों ने जाना कि पर्सन का परिवर्तन कैसे करते हैं, बदलाव कैसे करते हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं जान पाए, एग्ज़ाम में भूल गए, तो एक इसमें फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को अगर आप समझ जाते हैं तो इस तीनों नियम को याद करने की ज़रूरत नहीं है। उस फार्मूला में आपको एक कॉन्सेप्ट के तहत तीनों नियम आ जाएंगे। इसको हम सूत्र बोलते हैं सन 123, जिसमें हमारा जो फर्स्ट पर्सन होता है उसका परिवर्तन हमारा सब्जेक्ट के अनुसार हो जाता है। इसके बाद जो हमारा सेकेंड पर्सन होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। और रहा बात थर्ड पर्सन की, तो इसमें कोई बदलाव ही नहीं देखा जाता है। तो अगर आप इस मेथड को समझ गए तो चेंज ऑफ पर्सन में आपको कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। चूँकि नरेशन एक लंबा टॉपिक है, 3-4 वीडियोस में यह क्लियर हो पाएगा। आज हमने कोशिश की कि आप लोग पहला जो इसका हिस्सा है, पहला जो पार्ट है चेंज ऑफ पर्सन का, वो समझ पाए होंगे। आगे हम चेंज ऑफ पर्सन पे वीडियोस लाएंगे, चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ इस पे वीडियो लाएंगे, और तब जाके सेकंड जो हिस्सा है हमारा स्पेशल रोल, उसमें जो 4 सेंटेंस हमारा बचा हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसके अलावे भी जो कॉम्पिटिटिव लेवल पे जिस तरह से भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कराएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।